हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोलेरा टॉक्सिन। कोलेरा टॉक्सिन क्या होता है, किस बैक्टीरिया के कारण होता है, मोड ऑफ एक्शन क्या होगा हमारी बॉडी में, पूरा उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। जिस भी इस वीडियो में जहाँ पर भी आपको डाउट हो, जहाँ पर भी कोई दिक्कत आ रही हो, जिस भी पॉइंट पे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उस डाउट को सॉल्व किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोलेरा टॉक्सिन। कोलेरा टॉक्सिन क्या है? सबसे पहले एक टाइप का इंटेरोटॉक्सिन होता है। कोलेरा टॉक्सिन कैसा होता है? इंटेरोटॉक्सिन। इंटेरोटॉक्सिन मतलब इंटेरोटॉक्सिन होता है, टॉक्सिन है, नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं किसी डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोलेरा टॉक्सिन हमारी बॉडी में बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? डायरिया या डिहाइड्रेशन के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? डायरिया के लिए। यदि कोलेरा टॉक्सिन आ गया तो हमारी बॉडी में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? डायरिया या डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर लॉस होना, सेल से वाटर का लॉस होना, सेल का डिहाइड्रेट होना। यदि लॉन्ग ड्यूरेशन तक सेल डिहाइड्रेट रहेगी तो कहीं ना कहीं वह किसके लिए, किसी भी फिटल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। तो कोलेरा टॉक्सिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? डायरिया के लिए, डिहाइड्रेशन के लिए बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होता है। कोलेरा टॉक्सिन किस बैक्टीरिया के कारण होता है? बेसिकली ये टॉक्सिन आया कहां से, किस बैक्टीरिया के लिए कोलेरा टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल है? तो वो बैक्टीरिया होता है विब्रियो कोलेरी। कौन सा बैक्टीरिया? बेसिकली विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी एक टाइप का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था। कैसा था? विब्रियो कोलेरी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कोलेरा टॉक्सिन के लिए। ग्राम नेगेटिव कोमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है। कोमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है। कोमा शेप्ड मतलब इसकी स्ट्रक्चर है। कोमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है जिसमें क्या होता है? सिंगल फ्लैजिला होता है। ये बैक्टीरिया कहाँ पर पाया जाएगा? इसका सोर्स कहाँ पर होगा? ये बैक्टीरिया जनरली प्रेजेंट होते हैं आपके कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर में। कंटामिनेटेड फूड या वाटर में, वाटर या फूड में विब्रियो कोलेरी के बैक्टीरिया देखे जाते हैं। जनरली ब्रेकिश वाटर या सॉल्ट वाटर में, ब्रेकिश वाटर या सॉल्ट वाटर में कहाँ कौन प्रेजेंट होता है? किसका डेवलपमेंट होता है? विब्रियो कोलेरी का। अब विब्रियो कोलेरी ठीक है, अगर कंटामिनेटेड फूड कंटामिनेटेड वाटर में प्रेजेंट है तो हमारी बॉडी में आकर क्या करेगा? हमारी बॉडी में या किसी भी बॉडी में जिसमें अटैकिंग साइड होगी या टारगेट साइड होगी उसकी, उसके इंटेस्टाइनल सेल पे जाके विब्रियो कोलेरी के बैक्टीरिया अटैक करते हैं या कोलेरा टॉक्सिन अटैक करता है। विब्रियो कोलेरी क्या सिक्रीट करेगा? कोलेरा टॉक्सिन को। और वो कहाँ पे जाके अटैक करेगा? आपके बेसिकली किस सेल पे जाके? इंटेस्टाइनल सेल पे, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल पे जाके वो अटैक करेगा। मतलब कोलेरा टॉक्सिन कहां पे जाके अटैक करता है? इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल पे। हमें ये समझ में आ गया कोलेरा टॉक्सिन का बेसिकली जनरेटर कौन होता है, जनरेटर सेल कौन सी होती है। जनरेटर बैक्टीरिया होता है विब्रियो कोलेरी, जो कैसा कहां पर जर्मिनेट हो सकता है? कंटामिनेटेड फूड या ब्रेकिश वाटर या सॉल्ट वाटर में। कैसा बैक्टीरिया होता है ये हमें पता पड़ गया। बेसिकली कोलेरा टॉक्सिन की मोड ऑफ एक्शन या टारगेट साइट्स क्या होती है? एपिथेलियल, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल, मतलब इंटेस्टाइन पे जाके अटैक करेगा कोलेरा टॉक्सिन। ये तो हमने उसका बेसिक ओवरव्यू देखा। रीजन, अगर कोलेरा टॉक्सिन का अटैक हो जाए तो क्या रीजन क्या हो सकता है आपकी बॉडी में? डायरिया या डिहाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। न्यूट्रिएंट लॉस होने लगते हैं आपकी बॉडी से, आपकी सेल से। ज़्यादा डायरिया होगा या ज़्यादा वाटर लॉस होगा या न्यूट्रिएंट का लॉस होगा तो कहीं ना कहीं वो सेल की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लंबे टाइम तक यदि ये डायरिया की कंडीशन बनी रहती है तो कह सकते हो सेल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो कोलेरा टॉक्सिन डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है यदि उसका टाइम पे ट्रीटमेंट ना किया जाए। अब ये तो हमने बेसिकली कोलेरा टॉक्सिन का ओवरव्यू देखा, क्या होता है, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कि यहाँ पे कहाँ से जर्मिनेट होता है, किस बैक्टीरिया से मिलेगा, उसका सोर्स क्या होगा, ये सब देखा। अब जो मेन पॉइंट है वो है मोड ऑफ एक्शन, कि कोलेरा टॉक्सिन यदि आपके इंटेस्टाइनल सेल पे अटैक कर रहा है तो कैसे, उसकी मैकेनिज्म क्या होगी, कैसे वो न्यूट्रिएंट या वाटर का लॉस करेगा। तो चलिए देखते हैं मोड ऑफ एक्शन कोलेरा टॉक्सिन का। तो कोलेरा टॉक्सिन के केस में उसके स्ट्रक्चर के बारे में सबसे देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होती है किसी भी कोलेरा की। बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होगी? तो कहते हैं कोलेरा टॉक्सिन के केस में वो कैसे बेसिकली ओलिगोमेरिक या मल्टीमेरिक सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसमें दो सब यूनिट होती है, ए सब यूनिट और बी सब यूनिट, ए
और बी सब यूनिट से मिलकर बना होता है। स्ट्रक्चर कैसे होगी टॉक्सिन की, ओलिगोमेरिक या मल्टीमेरिक। ए और बी सब यूनिट से मिलकर बना होता है। ए के दो पार्ट होते हैं, A1 और A2, और बी सब यूनिट के 5 पार्ट्स होते हैं। बी सब यूनिट के कितने पार्ट्स होते हैं, 5। बी सब यूनिट के 5 पार्ट्स होंगे, मतलब कह सकते हैं कैसे स्ट्रक्चर हो गई, ये पूरा ए सब यूनिट और ये AB5, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है AB5। बी किस फॉर्म में, पेंटामेरिक फॉर्म में, उसकी 5 सब यूनिट होती है। ए की सब यूनिट होती है, लेकिन उसमें 2 पार्ट होते हैं, A1 और A2। अब ए सब यूनिट स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं कि कैसे टॉक्सिन की स्ट्रक्चर होगी। कोलेरा टॉक्सिन के केस में ये है उसकी ए सब यूनिट, ये क्या है बेसिकली ए सब यूनिट, और वो 5 बी सब यूनिट से मिलकर बना होता है। स्ट्रक्चर में क्या होती है, एक ए सब यूनिट और 5 बी सब यूनिट, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 बी सब यूनिट है, ये बी सब यूनिट और ये उसकी ए सब यूनिट। रेड वाली क्या शो कर रही है, उसकी ए सब यूनिट, और बी ब्लैक वाली शो कर रही है उसकी बी सब यूनिट। बी सब यूनिट कितनी, 5 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ, इसलिए इसको कहा जाता है B5। अब इसकी बी ए सब यूनिट और बी सब यूनिट का रोल क्या है, क्यों कोलेरा टॉक्सिन 2 सब यूनिट से मिलकर बना, और इनके रोल क्या है। ए सब यूनिट में होती है बेसिकली एंजाइमेटिक या टॉक्सिक प्रॉपर्टी। ए सब यूनिट क्या करती है, एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी को रखती है। एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी किसके पास होगी, ए सब यूनिट के पास, और बी सब यूनिट रिसेप्टर पे जाके बाइंड करने का काम करती है। किस पे जाके बाइंड करेगी, रिसेप्टर बाइंडिंग साइट, रिसेप्टर से बाइंड करेगी बी सब यूनिट। और ए सब यूनिट क्या होगी, जिसके पास मेन एंजाइमेटिक साइट, कैटालिटिक साइट या टॉक्सिक साइट। मेन टॉक्सिक कौन है, ए की भी A1 सब यूनिट मेन एंजाइमेटिक साइट को रखती है। ध्यान रखिएगा, ए की जो 2 सब यूनिट है A1 A2, उसमें भी A1 सब यूनिट एंजाइमेटिक या कैटालिटिक प्रॉपर्टी को रखती है। कैसी होगी A1 A2, सपोज ये A है A1 और ये A2, A1 और A2 ये दोनों आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। ठीक है, जब कोई प्रोटीनेज या प्रोटीएज एंजाइम आता है, प्रोटीएज एंजाइम आएगा जो इनको क्लीव कर देगा, तो इसकी A1 सब यूनिट अलग हो जाएगी और A2 सब यूनिट अलग हो जाएगी। A1 पेप्टाइड अलग और A2 पेप्टाइड अलग। ये देखा हमने कि स्ट्रक्चर क्या होती है। कोलेरा टॉक्सिन के केस में स्ट्रक्चर कैसे होगी, ओलिगोमेरिक या मल्टीमेरिक, 2 सब यूनिट से मिलकर बना होगा, ए सब यूनिट और बी सब यूनिट। बी सब यूनिट के 5 पार्ट्स होंगे, B1 B2 B3 B4 और B5। इसी कारण इसे क्या लिखा जाता है, AB5 के फॉर्म में लिखा जाता है। ए सब यूनिट के 2 सब पार्ट्स होते हैं, A1 और A2, जिसमें ऐसे मेनली A1 सब यूनिट जो होती है वो एंजाइमेटिक या कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करती है। ठीक है, अब बी सब यूनिट क्या होगी, जब जैसे ही ये टॉक्सिन रिसेप्टर पे जाके या इंटेस्टाइनल सेल पे अटैक करेगा, तो उसके रिसेप्टर पे बाइंड करने के लिए भी तो कोई साइट होनी चाहिए, तो वो साइट होती है आपकी बी सब यूनिट। बी सब यूनिट का रोल ही क्या होता है, जैसे ही टॉक्सिन रिसेप्टर आपके इंटेस्टाइनल सेल के पास गया, उससे बाइंड कौन कराएगी, आपकी बी सब यूनिट। इसका काम ही यह है बाइंडिंग कराना, उसके एंडोसाइटोसिस होना। उसके बाद की फंक्शन कौन रोल प्ले करेगा, ए सब यूनिट। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर थी। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन की, कि कोलेरा टॉक्सिन की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, टारगेट साइट क्या। हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखते हैं, ये तो कोलेरा टॉक्सिन हो गया आपका लिगेंड। लाइगेंड कौन हो गया आपका, बेसिकली कोलेरा टॉक्सिन। हमने देखा था किसी भी सेल सिग्नलिंग में लाइगेंड होता है और रिसेप्टर होता है, तो लाइगेंड तो हमें पता चल गया कोलेरा टॉक्सिन जो ये इस स्ट्रक्चर को लेकर रिसेप्टर के पास जा रहा है, बट रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल पे। तो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल पे कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, अब बात करते हैं रिसेप्टर की। हमने देखा था अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। अब कोलेरा टॉक्सिन के केस में इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल पे गैंग्लियोसाइट्स के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे रिप्रेजेंट करेंगे GM1। गैंग्लियोसाइट फर्स्ट। गैंग्लियोसाइट क्या है, एक टाइप की ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स है जो शुगर के साथ अटैच होती है। हम मोल आपके बेसिकली बायोकेमिस्ट्री वाले पार्ट में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है। सिंपल सी बात ध्यान रखिए, इंटेस्टाइनल सेल पे किसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, GM1 के। इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल पे, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल पे
एपिथेलियल सेल पे किसके रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे? GM1। अब GM1 क्या होता है? गैंग्लियोसाइड फर्स्ट, गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर्स, गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर्स। गैंग्लियोसाइड्स क्या होता है? ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स प्लस आपकी शुगर चेन, वो मिलकर आपस क्या बीच में सियालिक एसिड्स आते हैं, उसमें आप इतना याद रखिए लिपिड्स प्लस शुगर चेन मिलकर गैंग्लियोसाइड्स बनाती है। इसके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे? इंटेस्टाइनल एपिथेलियल पे। इन रिसेप्टर से आगे कौन बाइंड करेगा? आपके कोलेरा टॉक्सिन। ये स्ट्रक्चर जाके बाइंड करेगी आपकी इस रिसेप्टर से। अब हमने देख लिया लाइगेंड क्या होंगे, रिसेप्टर्स क्या होंगे, ये तो हम स्टडी कर चुके हैं। अब उसकी मैकेनिज्म कैसे चलेगी वो स्टडी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मोड ऑफ एक्शन पे कि मैकेनिज्म क्या होगी कोलेरा टॉक्सिन की, कैसे हमारे इंटेस्टाइनल सेल पे जाके अटैक करेगा कोलेरा टॉक्सिन और कैसे न्यूट्रिएंट का लॉस करवाएगा। चलिए इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल ये हमारे इंटेस्टाइन का पार्ट है। इंटेस्टाइन का पार्ट, इंटेस्टाइन के पार्ट में अब क्या आ गया? बेसिकली आपका GM1 रिसेप्टर्स, गैंग्लियोसाइड फर्स्ट रिसेप्टर्स, GM1 के रिसेप्टर्स, GM1 के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। GM1 के रिसेप्टर्स को अगर ब्रेक करना हो, या तो ये रिसेप्टर्स होते हैं प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, हमने देख लिया लिपिड और शुगर से मिलकर बने होंगे। इनको ब्रेक कौन करेगा? गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। अगर GM1 के रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय करना है तो कौन आएगा? गैलेक्टोसाइडेज। सब एंजाइम के नाम से ही समझ में आता है कि उनका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा। अब स्टडी करते हैं। सबसे पहले कोलेरा टॉक्सिन आया, ये था हमारा रिसेप्टर। ये क्या था? बेसिकली रिसेप्टर, GM1 रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब फर्स्ट स्टेज में आएगा आपके पास क्या? कोलेरा टॉक्सिन। कोलेरा टॉक्सिन आ रहा है। कोलेरा टॉक्सिन की कौन सी सब यूनिट रिसेप्टर से बाइंड होगी? B सब यूनिट। कौन सी सब यूनिट बेसिकली रिसेप्टर से बाइंड होगी? B सब यूनिट। ये A सब यूनिट जिसके पास एंजाइमेटिक या कैटालिटिक प्रॉपर्टी थी या टॉक्सिन प्रॉपर्टी जिसके पास थी, ये है आपकी B सब यूनिट। ये B सब यूनिट, ठीक है। इसकी ये B सब यूनिट जाके किससे बाइंड हो जाएगी? रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाएगी। कोलेरा टॉक्सिन, कोलेरा टॉक्सिन आया, किसने, किस बैक्टीरिया ने रिलीज किया इसको? विब्रियो कोलेरी ने। कोलेरा टॉक्सिन की B सब यूनिट जाके किससे बाइंड हो गई? रिसेप्टर से जाके बाइंड हो गई। मतलब हम स्ट्रक्चर अब ऐसा बना सकते हैं, इसकी B साइड को बाइंड कर देते हैं रिसेप्टर से, इसकी B साइड किससे जाके बाइंड हो गई? रिसेप्टर से जाके अटैच हो गई। ये A सब यूनिट इसकी, और ये B सब यूनिट जो पेंटामेरिक फॉर्म में थी जाके अटैच हो गई GM1 रिसेप्टर से। जैसे ही रिसेप्टर से अटैच होगी, रिसेप्टर्स क्या करेगा? उसकी पूरी की स्ट्रक्चर को एंडोसाइटोसिस करवा देगा। क्या करा देगा? एंडोसाइटोसिस, जिसमें B सब यूनिट आपकी और A सब यूनिट उसकी क्या होगी? एंडोसाइटोसिस हो जाएगी। और एंडोसाइटोसिस जब होती है, गोल्गी एपरेटस में हमने देखा था, तब वो वेसाइकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये वेसाइकल का फॉर्मेशन, ये आपकी A सब यूनिट, और ये क्या हो गया? एंडोसाइटोसिस के थ्रू वेसाइकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई ये B सब यूनिट उसकी। मतलब यहाँ मैं बना सकती हूँ एंडोसाइटोसिस हुई, कोलेरा टॉक्सिन की एंडोसाइटोसिस होगी, यहाँ पे लिख देते हैं एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। जैसे ही एंडोसाइटोसिस होगी क्या हो जाएगा? वेसाइकल में आ जाएंगे पूरी के पूरा कोलेरा टॉक्सिन, ये इसकी A सब यूनिट, और ये क्या हो जाएगी? इसकी B सब यूनिट। जैसे ही एंडोसाइटोसिस हो गई, अभी आपकी A और B सब यूनिट, अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेज पे ये वेसाइकल फ्यूज हो जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। नेक्स्ट स्टेज में किससे फ्यूज हो जाएंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये आपका न्यूक्लियस वाला पार्ट, न्यूक्लियस से अटैच आपका क्या था? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वेसाइकल ऐसा कैसा कहाँ पे जाके फ्यूज हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाके फ्यूज हो जाएगा। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जैसे ही फ्यूज हो जाएगा, वेसाइकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फ्यूज हुआ, ये आपकी B सब यूनिट और ये आपकी A सब यूनिट।
जैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फ्यूज्ड होगा, इसकी ए सब यूनिट कहाँ इंटर कर जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। बी सब यूनिट नहीं इंटर करेगी, केवल कौन सी सब यूनिट इंटर करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगी, ए सब यूनिट। बी सब यूनिट रिमेन आउटसाइड ही रहेगी। इसे कहते हैं रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट होना, मतलब गोल्गी अपरेटस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में टॉक्सिन का ट्रांसफर होना या ट्रांसपोर्ट होना। रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट हुआ, इसमें कहाँ ए सब यूनिट कहाँ ट्रांसफर हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ए के भी दो पार्ट थे, हमने देखा था A1 और A2। बेसिकली कौन टॉक्सिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, A1, या एंजाइमेटिक या कैटालिटिक प्रॉपर्टी किसके पास होगी, A1 के पास। प्रोटीएज एंजाइम दोनों को क्लीव कर देगा, ए सब यूनिट के दोनों पार्ट को। A1 सब यूनिट अब कहाँ जाएगी, A1 सब यूनिट चली जाएगी आउटसाइड। आउटसाइड मतलब साइटोप्लाज्म वाला पार्ट। ये कौन सा पार्ट था आपका, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म A1 सब यूनिट आ चुकी है साइटोप्लाज्म में। अब ये A1 सब यूनिट करेगी क्या, A1 सब यूनिट जीपीसीआर में हमने देखा था एक्टिव फॉर्म क्या होता है, अल्फा जीटीपी के फॉर्म में जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। जीपीसीआर की अल्फा जीटीपी के फॉर्म में जो एक्टिव रहेगा, बाउंड होगा, मेम्ब्रेन बाउंड अल्फा जीटीपी के फॉर्म में। अब ये A1 सब यूनिट इस अल्फा जीटीपी के पास जाएगी जो एक्टिवेट है, जो जीपीसीआर का एक्टिव फॉर्म है, उस A1 अल्फा जीटीपी का क्या करा देगी, एडीपी राइबोसाइलेशन। ध्यान रखिए क्या होगा, A1 सब यूनिट क्या इसका, एडीपी राइबोसाइलेशन। राइबोसाइलेशन, एडीपी राइबोसाइलेशन का मतलब है एडीपी राइबो शुगर का प्रोटीन के साथ जुड़ना। एडीपी राइबोसाइलेशन का क्या मतलब है, एडीपी राइबो शुगर का प्रोटीन के साथ जुड़ना। ये जीटीपी प्रोटीन है आपकी, अल्फा जीटीपी के फॉर्म में क्या है, प्रोटीन है, जी प्रोटीन। अब ये जी प्रोटीन के का क्या हो जाएगा, एडीपी राइबोसाइलेशन, मतलब मल्टीपल राइबो शुगर जुड़ जाएगी, राइबोसाइलेशन। एडीपी राइबोसाइलेशन हुआ किसका, जी प्रोटीन का। जैसे ही जी प्रोटीन का एडीपी राइबोसाइलेशन हो जाएगा, अल्फा जीटीपी हमेशा कैसे रहेगा, एक्टिवेटेड फॉर्म में, वो उसको लॉक कर देगा अल्फा जीटीपी के फॉर्म में ही। हमने देखा था जब इनएक्टिव फॉर्म होता है तो वो हेटेरोट्राइमेरिक जीडीपी से एसोसिएटेड होती है, जब वो अल्फा जीटीपी के फॉर्म में होती है तो एक्टिवेट जी प्रोटीन होती है। ये जी प्रोटीन ही क्या करेगी, आगे जाके एडिनाइलेट मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करेगी। तो अल्फा जीटीपी क्या करेगी, मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है आपका एडिनाइलेट साइक्लेज, एसी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनाइलेट साइक्लेज। ध्यान रखिएगा एसी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनाइलेट साइक्लेज, एडिनाइलेट साइक्लेज। मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम अल्फा जीटीपी का क्या हो चुका है, एडीपी राइबोसाइलेशन हो चुका है जी प्रोटीन का, मतलब हमेशा वो कैसे रखेगी, अल्फा जीटीपी के फॉर्म में ही रहेगी। यदि ये अल्फा जीटीपी के फॉर्म में रहेगी तो हमेशा एक्टिवेट मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करेगी। ये एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करेगा, एटीपी को किस में कन्वर्ट कर देगा, साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देगा। मतलब एडीपी अल्फा जीटीपी जितनी एक्टिवेट रहेगी एडिनाइलेट साइक्लेज उतने एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करेगा। मतलब साइक्लिक एएमपी का अमाउंट कैसे बढ़ता जाएगा, साइटोप्लाज्म में साइक्लिक एएमपी का अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा। ज्यादा से ज्यादा साइक्लिक एएमपी का प्रोडक्शन होगा, जितना ज्यादा से ज्यादा साइक्लिक एएमपी का प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेंगे। हमने देखा था साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट होंगे, मतलब नेक्स्ट स्टेप में कोई इसको एक्टिवेट करेंगे, प्रोटीन काइनेज ए को। प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट किया, काइनेज एंजाइम है एक्टिवेट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, सीएफटीआर का फॉस्फोराइलेशन करा देगा और उसको एक्टिवेट कर देगा। सीएफटीआर क्या होते हैं, सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका फुल फॉर्म मिल जाएगा। सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर का फॉस्फोराइलेशन करा दिया, उसको एक्टिवेट कर दिया है। ये ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, ये आयन चैनल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बेसिकली ट्रांसपोर्ट कराएंगे आयन चैनल्स के थ्रू, जिसका भी ट्रांसपोर्ट होना है। सीएफटीआर का फॉस्फोराइलेशन हुआ, सीएफटीआर एक्टिवेट हो चुके हैं, सीएफटीआर एक्टिवेट हो चुके हैं तो ज्यादा से ज्यादा आयंस को या वाटर को कहाँ भेजेंगे, आउटसाइड इंटेस्टाइन के बाहर।
मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपका बाइकार्बोनेट आयन SCO3- सोडियम आयन, आपके पोटेशियम आयन या वाटर, और बेसिकली CFTR किसके लिए, क्लोरीन आयन चैनल्स। ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरीन्स कहाँ जाएंगे, आउटसाइड जाएंगे। एक बात और ध्यान रखिए, सबसे पहले न्यूट्रिएंट लॉस होता है, बेसिकली आपके न्यूट्रिएंट का लॉस होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट, सोडियम और आपके पोटेशियम आयन क्या होंगे, इंटेस्टाइन के इफ्लक्स होने लगेगा, आउटसाइड जाने लगेंगे। जैसे ही इनका इफ्लक्स होने लगेगा, ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कहाँ जाएगा, इफ्लक्स होके बाहर की साइड, यहाँ से भी जा सकता है, हो सकता है आपके ब्लड सेल से भी, क्योंकि आपको ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करना है। तो ब्लड स्ट्रीम से कनेक्टेड रहते हैं, तो ब्लड स्ट्रीम से भी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस होके कहाँ जाएगा, इफ्लक्स हो जाएगा। ये ब्लड स्ट्रीम है आपकी, ब्लड स्ट्रीम जहाँ से ब्लड से कनेक्टेड है, उससे भी ब्लड से भी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस होने लगेगा। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये क्या हो रहा है आपका, बेसिकली लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट या लॉस ऑफ वाटर। यही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ओवरऑल मैकेनिज्म आपको समझिए, मोड ऑफ एक्शन क्या होगा। कोलेरा टॉक्सिन हम देख चुके हैं, बेसिकली AB5 जो ए की एक सब यूनिट होगी, जिसके पास ए में ही मेन क्या होगी, एंजाइमेटिक या टॉक्सिन प्रॉपर्टी, बी तो क्या होगी, रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। जैसे ही कोलेरा टॉक्सिन का आया, बेसिकली कोलेरा टॉक्सिन ने क्या किया, रिसेप्टर से बाइंड किया, उसकी बी सब यूनिट रिसेप्टर से जाके बाइंड हो गई। रिसेप्टर वो उसके पास ही क्या था, रिसेप्टर बाइंडिंग साइट। रिसेप्टर कौन से होंगे, गैंग्लियोसाइट के रिसेप्टर, GM1 रिसेप्टर्स। जैसे ही बाइंड होगी, उसकी क्या होगी, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस हुई मतलब उसने वेसाइकल का फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वेसाइकल में कन्वर्ट हो गया। ये वेसाइकल आगे जाके फ्यूज होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। किससे जाके फ्यूज हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फ्यूजन हो गया इसका। जैसे ही फ्यूजन होगा, इसका कौन सा पार्ट इंटर करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, केवल एंजाइमेटिक या कैटालिटिक पार्ट, कैटालिटिक सब यूनिट A1। जैसे ER में एंटर करेगी, प्रोटीएज एंजाइम के थ्रू उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, A1 पेप्टाइड अलग हो जाएंगे, A2 पेप्टाइड अलग हो जाएंगे। A1 पेप्टाइड जैसे ट्रांसपोर्टर के थ्रू कहाँ रिलीज हो जाएंगे, सेल के साइटोप्लाज्म में, एपिथेलियल सेल के साइटोप्लाज्म में। ये क्या करेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड G प्रोटीन जो कैसी थी आपकी, GTP के फॉर्म में थी, एक्टिवेट थी, उसका ADP राइबोसाइलेशन करा देंगे, उसको हमेशा उसी GTP के फॉर्म में एक्टिवेट कहेंगे, या कह सकते हैं ADP राइबोसाइलेशन के थ्रू उसकी GTPase एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। किस एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, GTPase एक्टिविटी। और यदि एक बार GTPase एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो GTPase क्या करता था, इस GTP को किस में कन्वर्ट कर देता है, इनएक्टिव फॉर्म GDP में। ये हमने G प्रोटीन में डिटेल में पढ़ा था कि GTPase एंजाइम क्या करता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है अल्फा सब यूनिट के पास, GTPase जो क्या कर देती है, अल्फा सब यूनिट के पास ही GTPase होती है, जो इस GTP को किस में कन्वर्ट कर देगी, GDP में। अब ADP राइबोसाइलेशन हो गया है, उसकी इंट्रिंसिक GTPase प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मतलब ये GTP अब GDP में कन्वर्ट नहीं हो सकता। और यदि ये GTP अब GDP में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो हमेशा GTP के फॉर्म में रहेगा, हमेशा एक्टिवेट फॉर्म में रहेगा। और यदि ये हमेशा एक्टिवेट फॉर्म में रहेगा, तो ये हमेशा एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। वो एडिनाइलेट साइक्लेज ज़्यादा से ज़्यादा साइक्लिक AMP का फॉर्मेशन कराएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा साइक्लिक AMP बनेगा, प्रोटीन काइनेस A को एक्टिवेट रखेगा। वो काइनेस एंजाइम है, मतलब CFTR किसी न किसी का फॉस्फोराइलेशन कराएगा। उसने CFTR चैनल का फॉस्फोराइलेशन करा दिया, उनको एक्टिवेट कर दिया। उस CFTR ने क्या किया, क्लोराइड आयन चैनल को ओपन कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा क्लोराइड आयन का इफ्लक्स होने लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोराइड आयन का इफ्लक्स होने लगेगा, तो उस इंटेस्टाइनल ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि न्यूट्रिएंट लॉस हो रहा है, तो ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर आयन भी क्या करेगा, बाहर जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर आयन का इफ्लक्स होने लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर आयन का लॉस होने लगेगा, मतलब सेल के अंदर कैसी कंडीशन हो जाएगी, डायरिया या डिहाइड्रेशन की कंडीशन जनरेट हो जाएगी। तो इसे कहते हैं डिहाइड्रेट होना। आपके बेसिकली जो न्यूट्रिएंट लॉस हो रहे हैं वो किसके लिए, बेसिकली ये वाटर लॉस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डायरिया क्या। यदि लॉन्ग टर्म तक या लंबे समय तक यही कंडीशन बनी रही, तो वो डेथ के लिए भी सेल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। तो ये था आपका कोलेरा टॉक्सिन, जिसका कहाँ से अटैक करेगा, इसकी बेसिकली जर्मिनेशन साइट क्या होगी, सोर्स क्या होंगे, किस बैक्टीरिया से होगा, हमारी बॉडी में मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, ये सब हमने डिटेल में स्टडी किया। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।